खुशामदीद करता हूँ फिर से एक बार हमारे इस चैनल पर। मैं हूं बिलाल। आज के इस लेक्चर में हम 10वीं जमात के साइंस 2 का सबक नंबर 1 तवारीख और इर्तिका, इस सबक को आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले की जो लेक्चर्स हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बाकी के जो 3 सबूत है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज सबूत है वो है रकाज़ी सबूत। आज से लाखों हज़ारों साल पहले जो जानदार ज़मीन पर मौजूद थे, जैसे कि डायनासोर वगैरह की बात करूं तो उस कदीम ज़माने में आज से हज़ारों लाखों साल पहले जो जानदार मौजूद थे उनमें सैलाब, ज़लज़ले और आतिशफ़िशा जैसी आफतों की वजह से जो जानदार उस समय में थे वो दफन हो जाते थे और उनके जिस्म के जो बकायात होते हैं, जिस्म के बकायात जैसे कि उनकी हड्डी और उनके जिस्म के जो सख्त हिस्से होते हैं, दांत, ये जो हिस्से होते हैं ज़मीन में दफन हो जाते थे और वो बकायात ज़मीन में एक नक्श तैयार करते थे, जिस नक्श को यहाँ रकाज़ात कहते हैं, फॉसल्स कहते हैं। और इन रकाज़ात का मुताला जो होता है इर्तिका के लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि रकाज़ात के ज़रिए हमें पता चलता है कि माजी में कैसे जानदार होते थे और कैसे नज़र आते थे। आपकी किताब में भी ये तस्वीर दी गई है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि हमें ये रकाज़ात के ज़रिए पता चलता है कि उस वक्त में माजी में कैसे जानदार नज़र आते थे और किस तरह से थे। ठीक है, तो इसलिए रकाज़ात जो है इर्तिका के लिए एक अहम माना जाता है। तो ये तो बात होगी कि रकाज़ात किसे कहते हैं, लेकिन जब यही फॉसल्स मर जाते हैं तो ये फॉसल्स को हमें पता करना है कि कितना पुराना है, या ये डायनासोर जो है, डायनासोर की जो फॉसल्स हैं, रकाज़ात हैं, ये कितना पुराना है, इसकी मौत कितने सालों पहले हो गई। तो वो पता करने का भी एक तरीका होता है। वो तरीके के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब भी हैवानात और नबातात जिंदा होते हैं, हम जिंदा है तो क्या करते हैं, हमारी बॉडी जो है कई किस्म के कार्बन जज्म करती है। ठीक, हमारी बॉडी कई किस्म के कार्बन जज्म करती है और उसमें जो अहम कार्बन होते हैं वो होते हैं कार्बन 12 और कार्बन 14। ये जो दो अहम कार्बन होते हैं जो हमारी बॉडी, नबातात हो या हैवानात, ये बॉडी जज्म करती है। जब हम जिंदा रहते हैं तो ये जज्म करते हैं, लेकिन जब जानदार या नबातात मर जाते हैं तो ये कार्बन जज्म करना जो अमल होता है, कार्बन जज्म करने का अमल होता है, वो रुक जाता है और सिर्फ कार्बन 14 की तनज़्ज़ुल पजीर मुसलसल जारी रहती है। क्योंकि जब इंसान या नबातात मर जाते हैं, एक मिनट, जब इंसान या नबातात मर जाते हैं तो कार्बन 14 जो कार्बन 12 जो होता है वो जितनी मिकदार उस वक्त थी वो इतनी ही रहेगी, इसमें कोई कमी वाक़ई नहीं होगी, इसकी जितनी मिकदार होगी उतनी ही रहेगी। लेकिन कार्बन 14 जो होगा ये ख़त्म होना शुरू होगा, इसकी जो तनज़्ज़ुल पजीर मुसलसल जारी रहेगी, तनज़्ज़ुल पजीर होना शुरू हो जाएगा। और पता है इस कार्बन 14 की जो आधी ज़िंदगी होती है, निफ्स हयात होती है, वो 5000 साल तक की होती है। मतलब ये 5000 साल तक के कार्बन 14 जो है वो नबातात हैवानात के जिस्म में महफूज होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और लेकिन कार्बन 12 है, ये हमेशा इतनी ही मिकदार में रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होता। और एक बात आपको बता दूं कि कार्बन 12 जो होता है ये ताबकार नहीं कि ये एक रेडिएशन होता है। 12 में जो होता है रेडियो एक्टिव नहीं होता, इसमें कोई रेडिएशन नहीं होती। लेकिन कार्बन 14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, इसमें से रेडिएशन निकलती है, शुआएं निकलती है रोशनी की शक्ल में। ठीक है, तो आपको याद रखना ये जो होता है ये ताबकार नहीं होता, और कार्बन 14 जो होता है वो ताबकार होता है, ये आपको याद रखना। तो जब भी कोई हैवानात या नबातात मर जाते हैं तो इनमें कार्बन 14 और कार्बन 12 का तनासब मुसलसल तब्दील होते रहता है। जैसा कि मैंने कहा कि कार्बन 12 जो होगा वो इतनी ही मिकदार में रहेगा, ये तनज़्ज़ुल पजीर नहीं होता, लेकिन कार्बन 14 होता है। तो कार्बन 14 कम होने की वजह से ये दोनों की मुसलसल तनासब जो होगा वो तब्दील होता रहेगा। तो जब भी कोई हैवानात या नबातात मरता है तो उसके बाद का जो ज़माना होता है, मतलब उसकी बॉडी जो होती है, बकायात बच जाते हैं। जैसे फॉसल्स की बात कर ले, रकाज़ात की बात कर ले, तो इनमें रकाज़ात में या उन फॉसल्स में कार्बन 14 की फ़ालियत और कार्बन
14 कार्बन 12 के दरमियान का तनासुब मालूम करके ज़माने की पैमाइश की जाती है। कोई भी फॉसल्स होता है तो उसमें कार्बन 12 की मिकदार हो तो उतनी ही रहेगी, लेकिन कार्बन 14 की जो मिकदार उस वक्त होगी वो साइंटिस्ट उसको मापेंगे और उसके बाद उसकी इब्तिदाई जो मिकदार होगी और मौजूदा मिकदार को लेकर और कार्बन 12 और कार्बन 14 के दरमियान दोनों का तनासुब निकाल कर मालूम कर सकते हैं कि ज़माने की पैमाइश कर सकते हैं कि वो जानदार कितने साल पहले मर चुका था। ठीक है, और इसी तरीके को यहाँ कार्बनी पैमाइशी जमा कहते हैं। इसी तरीके का जो तरीका है वो सिर्फ जानदार हयातों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता बच्चे, बल्कि इसका इस्तेमाल जो है इल्म रक्काज़ात, हमने पढ़ा रक्काज़ात के इल्म के लिए, इंसानी नस्ल में आसारियत, दस्ती तहरीरों में इसका ज़माना मुकर्रर करने के लिए किया। दस्ती तहरीर वो होती है जो पुराने ज़माने में जो पुराने दस्तावेज़ होते हैं, उन दस्तावेज़ जो हाथ से लिखे जाते थे, उन दस्तावेज़ का ज़माना मुकर्रर करने के लिए वो कितने पुराने हैं, तो वो मुकर्रर करने के लिए भी ये तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरीके से हमें क्या ज़ाहिर होता है, क्या पता चलता है कि किस तरह से गैर फिक्री हैवानात से फिक्री हैवानात वजूद में आए होंगे। गैर फिक्री हैवानात वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, गैर फिक्री हैवानात वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, जैसे कि तितली, कीड़े मकोड़े, केकड़े, ये सभी चीज़ों में रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। लेकिन फिक्री हैवानात वो हैवानात होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। हम इंसान, शेर, मकोड़े, शेर हो गए, गाय, बैल, ये सभी जो चीज़ें होती हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है फिक्री हैवानात में शुमार किए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। तो हमारे अगले सबूत की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सबूत है दरमियानी कड़ियाँ। इससे पहले आपको बता दूं कि हमारे दुनिया में जितने भी जानदार और नबातात मौजूद हैं, इनमें कोई ना कोई यकसानियत दूसरे हैवानात या नबातात के साथ नज़र आती है। जैसे कि बिल्ली और शेर की मैं मिसाल लूँ तो ये देख सकते हैं कि दोनों की जिस्मानी निशानियाँ होती हैं वो कुछ एक जैसी नज़र आती हैं। तो इन्हीं को यहाँ पर दरमियानी कड़ियाँ कहते हैं कि जिस्मानी निशानियाँ ऐसी भी होती हैं जिनसे दूसरे मुख्तलिफ ग्रुपों से ताल्लुक़ जोड़ा जा सकता है, इसलिए इन्हें दरमियानी कड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लेकिन फिलहाल आपकी किताब में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो है पेरीपेटिस, लिंगफिश और प्लेटिपस, ये 3 हैवानात दिए गए। ठीक है, तो उनके बारे एक एक से पढ़ते हैं। इनके पेरीपेटिस क्या होता है? ये कैब्यूल जैसा जिस्म होता है, मोटी और नर्म जिल्द और पिछले पैरों जैसे आज़ा इसमें नज़र आते हैं। इसका जिस्म बड़ा होता है, मोटा होता है और ये नरम होते हैं और इसके पैर आप देख सकते हो कि जोरदार पैर आपको नज़र आएंगे। ये जोरदार पैर होने की वजह से ये सांस की नालियाँ भी हैं और दौरान खून का निज़ाम भी दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये पेरीपेटिस जो होता है ये एनालेड, जोरदार पैर वाले, इन दोनों जमातों में एक कड़ी की हैसियत रखते हैं। ठीक है, एनालेड भी एक इसी की तरह होता है, इसमें जोरदार पैर होते हैं, तो जोरदार पैर वाले इन दोनों जमातों में एक कड़ी की हैसियत रखता है। अब दूसरी हैवानात की मैं बात करूँ, दूसरी हैवान की मिसाल लूँ, प्लेटिपस नामी जो हैवान होता है वो रेंगने वाले हैवानात की तरह अंडे देता है। पिस्तानी की मौजूदगी और जिस्म पर बाल होने की वजह से पिस्तानी हैवानात से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि प्लेटिपस अंडे भी देता है और उसमें पिस्तानी की मौजूदगी होती है, मतलब वो अपने बच्चों को दूध पिला सकती है। लेकिन ऐसे ही अगर मैं मुर्गी की बात करता हूँ, मुर्गी क्या करती है, अंडा देती है, लेकिन वो इसमें पिस्तानी मौजूद नहीं होते। लेकिन प्लेटिपस में एक ऐसा हैवान है जो अंडे भी देता है और पिस्तानी की मौजूदगी और जिस्म पर बाल होने की वजह से भी ये पिस्तानी हैवानात से ताल्लुक़ रखने का इशारा करते हैं। अब लिंगफिश जो हमारा आखिरी मिसाल दी गई है, ये एक मछली होती है। जैसा कि हमने पता है कि जो आम तौर पर मछली होती है वो पानी पर निकालने पर मर जाती है, लेकिन ये ऐसा हैवान, ऐसी मछली है जिसमें फेफड़ों से सांस लेती है। जब इसको पानी से बाहर निकालोगे तो ये अपने फेफड़ों से सांस लेगी। दूसरी मछलियों की तरह ये मरेगी नहीं, बल्कि फेफड़ों से सांस लेगी। और ये हैवान पिस्तानी से ताल्लुक़ रखने के बावजूद ये हैवानात क्या करते हैं, पिस्तानी से ताल्लुक़ रखते हैं और रेंगने वाले हैवानात और जलतल हैवानात और मछलियों की जमात से इर्तिका पजीर होने की तरफ इशारा देते हैं, क्योंकि ये पानी पर निकालने के बाद भी जिंदा रहते हैं, इसलिए। ठीक है, अब हमारा जो आखिरी सबूत है
ارتقاء کے ثبوت کا وہ ہے جینیاتی ثبوت۔ آپ کی کتاب میں بھی شکل دی گئی ہے، جین کے مختلف یہاں پر مراحل دیے گئے ہیں، اس کا مشاہدہ کیجئے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس ڈائیگرام میں آپ کو مختلف حیوانات کے جین دیے گئے ہیں، جین کی ترقی کے مراحل دیے گئے ہیں۔ اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ انسان، خرگوش، گائے، خنزیر، یہ سبھی جاندار کے یہاں پر جین دیے گئے۔ ابتدائی کے مراحل میں جین میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، آپ دیکھ سکتے ہو کہ سبھی کے سبھی جین جو ہے ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ مرحلہ آگے بڑھتا جاتا ہے تو ان میں آپ کو فرق نظر آنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فرق تقابلی مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ تمام حیوانات جو ہوتے ہیں ایک ہی جینیاتی ساخت سے ہوئی ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے مرحلہ یہاں پر بڑھتا جائے گا وہ مختلف نظر آنے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو تمام حیوانات ہوتے ہیں ان کی ابتدا ایک ہی جد سے ہوئی ہے، یعنی کہ جتنے بھی آپ کو ڈائیگرام میں دکھ رہے ہیں یہ سبھی جاندار جو ہوتے ہیں، یہ حیوانات ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ مانا جاتا ہے کہ سبھی کا جو ارتقاء ہوا ہے، ان کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ سبھی ایک ہی جد سے ہوئی ہے، ایک ہی جد سے یہاں پر ارتقاء ہوا اور کئی سارے جاندار حیوانات یہاں پر وجود آئے، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا۔